बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। पाकिस्तान और भारत के दरमियान माहौल गुज़िश्ता चंद माह से काफ़ी कशीदा है। मई में दोनों ममालिक के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ और उसके बाद हम देख रहे हैं कि एक मरतबा फिर भारत से जिस तरह की आवाज़ें उठ रही हैं, जिस तरह की गुफ्तगू भारत की मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से हो रही है, एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि शायद एक मरतबा फिर कोई शरारत हो सकती है। एक मरतबा फिर दोनों ममालिक के दरमियान जंग का माहौल बनना शुरू हो चुका है। प्रोग्राम में इस पर गुफ्तगू करेंगे कि क्या वाकई मुस्तकबिल करीब में दोनों ममालिक एक मरतबा फिर जो है वो शदीद किस्म के माहौल की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरा, हमने देखा कि रिसेंटली रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने भारत का एक बड़ा अहम दौरा किया और भारत और रूस के तारीखी तौर पर बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। और भारत जो है वो अक्सर मिलिट्री इक्विपमेंट भी रूस से परचेज करता है। इस दौरे से पहले हमने देखा कि भारत का जो मीडिया है वो मुसलसल ये बातें कर रहा था कि इस दौरे के दौरान S-500 और सुकोई 57 की डील होगी। ये दोनों चीजें नहीं हुई इस दौरे में। उसकी रीजंस क्या है? क्या ये सारी चीजें डिस्कस हुई हैं और कॉन्फिडेंशियल रखी गई हैं, या फिर हकीकतन इस हवाले से कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, और अगर नहीं हुई तो उसकी रीजंस क्या है? इसको भी प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे और इसके लिए मुझे भारत से ज्वाइन किया है कर्नल शैलेंद्र सिंह ने। रीनाउंड इंडियन डिफेंस एक्सपर्ट हैं। हमारा अक्सर कर्नल साहब के साथ राब्ता रहता है, टाकरा रहता है भारतीय चैनल्स पर। कर्नल साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक है? हैदर साहब, जय हिंद, नमस्कार आपको, आपके पूरे पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान मुबारक हो, पाकिस्तान की जय हो। पाकिस्तान दुनिया में तरक्की करे और अपने लिए और दुनिया के लिए एक अच्छा एक अच्छा माहौल पैदा कर पाए, जहां इंडिया पाकिस्तान कैन को एग्जिस्ट वेल। सबसे वेरी बड़ी गुड। बात ये यह ये होगी। ये ये तो सर बड़ी अहम चीजें आपने आगाज में की कि होना यही चाहिए कि दोनों ममालिक जो नेबर्स हैं, और हमसाया चूंकि बदला नहीं जा सकता, तो दोनों ममालिक जो है उनके अच्छे रवाबत भी होने चाहिए, अच्छे ताल्लुकात भी होने चाहिए। कहने से अब आगाज इसी से ही करते हैं। हमने देखा कि गुज़िश्ता चंद साल से पाकिस्तान और भारत के दरमियान माहौल बेहतर नहीं है। उससे पहले दोनों ममालिक एक दूसरे को फेवरेट नेशन का दर्जा भी दे चुके हैं। और फिर इस तरह का माहौल के हर वक्त ऐसी सूरत हाल जिसमें लगे कि अब जंग शुरू हुई, अब जंग शुरू हुई। और इसमें मुसलसल एक रेटरिक जो हमने भारत की तरफ से देखा जी कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी हो रही है। सेम चीजें हम पाकिस्तान से सुनते हैं कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाकयात हैं उनके पीछे इंडियन प्रॉक्सीज हैं। ऐसे में किस तरह ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं? अगर ब्लेम गेम चलता रहेगा, दोनों ममालिक इस बुनियाद पर एक दूसरे के साथ राब्ता नहीं करेंगे, आगे नहीं बातें करेंगे, तो चीजें किस तरीके से बेहतर हो सकती हैं? फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया सवाल है आपका। और मेरे को लगता है अगर आप और मैं अपनी अपनी आवाम के सामने एक सच्चाई से इस बारे में डिस्कस कर पाए, किसी को क्रिटिसाइज ना कर पाए, लेकिन डिस्कशन एजेंडा ये नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान इज टू बी ब्लेम्ड या इंडिया इज टू बी ब्लेम्ड। ब्लेम होना चाहिए कि किस जगह पर प्रॉब्लम है। अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, आपने कहा माहौल अच्छा नहीं है। माहौल, सच बात यह है, 1947 से भी अच्छा नहीं था। आज कोई पहली बात नहीं है। फर्क क्या हुआ है कि अगर हम 1947 में जब हमारे माहौल खराब होने शुरू हुए थे, अगर उस समय कंट्रोल कर लिया गया होता, तो ये पेड़ जो माहौल खराब वाला जो पेड़ है, वो इतना बड़ा नहीं होता। अब ये इतना बड़ा हो गया है कि जो 70 साल में इसकी जो उम्र खराब माहौल की है, कि इसको हमें ठीक करने में 2 4 10 साल नहीं लगेंगे। एक पूरी नस्ल का चेंज आना पड़ेगा। अगर आज के बच्चों को हम ठीक पढ़ाएंगे, तब में भी 20 25 साल में आप देख पाएंगे कि दोनों कंट्रीज के बीच में एक रिलेशन अच्छा होता है। लेकिन आपने लेकिन एक उसकी बात करी। बुनियाद कैसे रखी जाएगी? कहने से उसकी बुनियाद। मैं रख रहा हूं, हाँ, मैं बिल्कुल रख जी। रहा हूं। इंडिया इंडिया ने आज से 30 साल पहले आपको कभी ब्लेम नहीं किया, मतलब पाकिस्तान को ब्लेम नहीं किया कि टेररिज्म हो रहा है। ये टेररिज्म बड़े फोकस में आया है तकरीबन जब मैं श्रीनगर में था, अराउंड मान लीजिए 89 90 के करीब। सो उसके बाद से हालत बिगड़ते चले गए, मैं तो ये कहूंगा। अब आती है बात प्रॉक्सी टेररिज्म, प्रॉक्सी वॉर, या जो भी वॉर है। मान लीजिए मेरी बात, इंडिया हैज बीन एट वॉर विद पाकिस्तान, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। इंडिया का कन्फ्लिक्ट पाकिस्तान के साथ है, और ये हम मानने के लिए तैयार है। लेकिन हमारा ये भी स्टैंड है, एक डिक्लेयर्ड स्टैंड है गवर्नमेंट का,
गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं अब हम, आवाम की बात नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट का डिक्लेयर स्टैंड है, हम कॉन्फ्लिक्ट में हैं पाकिस्तान के साथ टेररिज्म के ऊपर। हमारा पाकिस्तान की जमीन पर आवाम के साथ कहीं कोई दुश्मनी नहीं। हम कहीं नहीं क्लेम करते सिवाय पीओके के, वो उसका एक अलग स्टोरी है, इसलिए उसको अभी इंक्लूड नहीं करेंगे, कि हमारी जमीन आपके पास। जो जमीनें हमने आपस में चेंज करी नहीं करी, किसने किसको क्या दिया, आपने चाइना को दिया, ये इन सबको अगर मैं फ्रीजर में डाल दूं तो ज्यादा बड़ी बात यह होगी कि इंडिया का पाकिस्तान के साथ सिंगल पॉइंट एजेंडा है, एंड दैट इज कश्मीर। टेररिज्म। नहीं, अच्छा। नो सर, अच्छा, फाइन। कश्मीर इज ठीक है। सेकेंड, कश्मीर इज सेकेंडरी। क्यों? मैं आपको रीजन बताता हूं, क्योंकि कश्मीर तो आपके मेरे बीच में 70 साल से अटका हुआ है, आज का थोड़ी ना अटका है। ये जो नई प्रॉब्लम आई है, ये 25-30 साल से चल रही है, एंड दैट इज टेररिज्म। मान लीजिए मेरी बात, आपके पास लाइव खबर होगी इसके ऊपर, मुशर्रफ आगरा आए थे और आप मान रहे थे कि उस समय कश्मीर से रिलेटेड एक बड़ा डिक्लेरेशन होने वाला था, जिसके ऊपर मुशर्रफ एग्री कर गए थे। और मोटे मोटे तौर पर ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जहां जो है उसके बीच के बॉर्डर को हम इंटरनेशनल बॉर्डर डिक्लेयर करके बात खत्म कर, इस और तरह की उस कश्मीरीज समय जो है बात। वो दोनों साइड पे आ सकें, बाकी इंडियंस और पाकिस्तानीज जो हैं उनके लिए वो यस, इंटरनेशनल बॉर्डर। हाँ, लेकिन लेकिन वो एक बॉर्डर बन जाए, दैट मीन हमारा जैसे LAC, LOC, पता नहीं वो कौन कौन खत्म हो सी जाए, सी, और इंटरनेशनल बॉर्डर हो वो जाए, बात देख ठीक खत्म। है। क्योंकि क्योंकि होता यही है ना कि जहां इंटरनेशनल बॉर्डर आ गया तो आपके मेरे बीच में एक्सेप्टेंस आ गई कि ठीक है, हमारे आपस में प्रॉब्लम है, लेकिन अब छोड़िए इस प्रॉब्लम, इसको सही। यहीं रोक ले। क्योंकि सच बात यह है, अब मैं आपको बड़ी डिफरेंट सी बात बोलने वाला हूं। सच बात यह है कि लड़ झगड़ कर भी तो 70 साल में ना आप कुछ ले पाए ना मैं कुछ ले पाया। भाई अल्टीमेटली बॉटम लाइन तो यही है ना कि हमें पीओके चाहिए, जैसा हम कह रहे हैं, हम तो नहीं लिए अभी तक। आपका कहना है कि नहीं जी हमें तो श्रीनगर चाहिए, आप भी नहीं ले पाए। तो हो कुछ नहीं रहा है, एक हवा बना हुआ है, एक बवंडर बना हुआ है, एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, लेकिन इसको कोई कुछ कर नहीं पा रहा। तो आई थिंक मुशर्रफ के टाइम में शायद अगर ये हो पाता, और अगर वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके मौलानाज ने पाकिस्तान से हाईजैक नहीं करी होती, तो मेरे ख्याल काफी कुछ हो जाता है। क्योंकि आप बोल रहे हैं मसले का हल क्या है, मसले का हल अब क्या है? अच्छा, वैसे मसले करे का साहब, हल, थोड़े जी, थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर ये भी कर दें कि उस वक्त प्रेशर तो इंडियन गवर्नमेंट में भी बहुत था कि ये जो मुशर्रफ फॉर्मूला है इसको एक्सेप्ट नहीं करना। तो मतलब अगर पाकिस्तान में एक एलिमेंट ऐसा मौजूद था जो जनरल मुशर्रफ के उस फॉर्मूले के साथ अग्री नहीं कर रहा था, तो इंडिया में भी ऐसी बहुत सी आवाजें थी जो उस वक्त यस, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रही थी कि इस चीज के ऊपर आगे नहीं बढ़ना। तो इट मीन्स कुछ कि भी। दोनों ममालिक में ऐसी अप्रोच भी मौजूद है जो इस तरह चीजों को नहीं बढ़ने देना चाहती। आपके और मेरे यहाँ सिर्फ एक छोटा सा फर्क ये है कि मेरे यहाँ की जो डेमोक्रेसी है उसमें हर चीज के अंदर डिफेक्ट निकालना हमारा सब्जेक्ट है, हमारा राइट है, हमारी ऑपोजिशन पार्टी के पास है। फिर भी बॉटम लाइन, अब ये कैसे डिसाइड हो कि उस समय की टॉक को या उस समय के एक एग्रीमेंट को हाईजैक कर लिया गया या उसको तोड़ दिया गया, चले कैसे डिसाइड होगा? वो तो अब पीछे चली गई ना चीजें, अब तो नहीं अब नहीं, आगे पीछे नहीं, देखना है। जरूरी है, वही चीज आगे अच्छा। आएगी, वो चीज आगे। ठीक है। अगर पीछे से ठीक है। नहीं सीखा तो आगे नहीं आ पाएंगे। ठीक है। ठीक है। मैं बता रहा हूं कि इसका जो रीजनिंग दिया गया था कि ये पाकिस्तान की वजह से हुआ है, मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूं, इवेलुएट कर रहा हूं। ये उसलिए किया गया था क्योंकि मुशर्रफ ने नेक्स्ट डे मॉर्निंग होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले प्रीवियस इवनिंग रात को आगरा से इसको डिक्लेयर कर दिया कि जी ये नहीं हो रहा है। इसलिए ब्लेम गेम में इंडिया ने शुरुआत में कहीं नहीं, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप क्या बोलने वाले हो आपको एक दिन पहले नहीं बोलना होता है एज अ हेड ऑफ द स्टेट। बट अगेन ब्लेम गेम नहीं करेंगे, ज्यादा आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि आज भी आपके मेरे डिस्प्यूट सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म पर है, श्रीनगर पर नहीं है। श्रीनगर इज अ सेकेंड इशू आफ्टर टेररिज्म। आप भी अफेक्टेड है, मैं भी अफेक्टेड हूं, क्योंकि आपने कहा दोनों टेररिज्म में प्रॉक्सी वॉर के लिए एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। हैदर साहब, एक, मैं ये आपके यहां ओपन चैलेंज रखता हूं, आपकी आवाम के लिए भी, आपके थ्रू, एक टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप इंडिया में कहां है उसका नाम बताइए। बताना तो पड़ेगा, क्योंकि हमने हमने दसियों बार बोल दिया,
85 बार डोजियर दे दिया, ये सब बेकार की बातें। ज्यादा बड़ी बात यह है कि आपकी आईएसआई की टीम को हमने बुलाकर पठानकोट में ऑन ग्राउंड इंस्पेक्शन करा दिया, प्रूफ दे दिए, ये दे दिया, वो दे दिया, वो छोड़ दीजिए। हम हर बार न केवल क्लेम करते हैं जैसे आप भी करते हैं, आपने क्लेम किया ना, और आपने एयर स्ट्राइक करी अफगानिस्तान में, आपका ईरान के साथ भी वो एक प्रॉब्लम हुआ छोटा था। मैं कह रहा हूं कि हमने उन टेररिस्ट कैंप के ऊपर स्ट्राइक कर कर आपको ये जरूर बताने की कोशिश करी कि यहां हमारे हिसाब से आपके टेररिस्ट ट्रेनिंग सेंटर थे। मैं आपसे जानना चाहता हूं, पहली बात, कहां है एक कोई एक वाइल्ड, एक बात, उससे बड़ी बात, मैं पाकिस्तान के कैरेक्टर को अच्छे से समझता हूं। अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान में एयर अटैक कर सकता है उस टेररिस्ट कैंप के ऊपर, ईरान के साथ इस प्रॉब्लम में आ सकता है टेररिस्ट के कैंप के ऊपर अटैक करने का, तो इंडिया को कैसे बख्श देगा? भाई आप स्ट्राइक करेंगे, आप जरूर करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम यह है आपके लिए कि आप मेरे यहां टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप देख नहीं पा रहे, ढूंढ नहीं पा रहे। अब आपका इमीडिएट पाकिस्तान की आवाम का पॉइंट होगा, मुझे मालूम है आपके सवाल, कि आप हम फंडिंग कर रहे हैं, बोले चलिए जी टेररिस्ट ट्रेनिंग नहीं कर रहे। जी सर, फंडिंग नहीं कर रहे, हम तो ये भी कहते हैं कि आप अफगानिस्तान में उनको ट्रेन करते हैं, आपके कैंप्स वहां पर मौजूद हैं, वहां पे आप लोग उनकी ट्रेनिंग करते रहे हैं। बिलखुसूस अशरफ गनी के दौरे हुकूमत में भारत बहुत एक्टिवली काम कर रहा था, फिर दरमियान में एक गैप आया और अब एक मरतबा फिर सिलसिला जो है वो अफगान तालिबान के साथ मिलकर भारत ने वहां पर शुरू किया। और एक चीज, और सेकेंडली जिसको आप टेरर कैंप्स कह रहे हैं कि आपने जो यहाँ पर स्ट्राइक्स की, जिनको आप कहते हैं कि हमने टेरर कैंप्स पे की, वो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर था ही नहीं। बहावलपुर में मस्जिद में, मदरसे में आपने स्ट्राइक कर दी, सिमिलरली कश्मीर में भी। और ठीक है, माजी में जो चीजें जमात दावा या जो है वो दीगर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एसोसिएटेड रही थी, पाकिस्तान ने तो गुज़िश्ता कई सालों में उन चीजों को खत्म करके आगे जो है वो कंटिन्यू किया है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपके लास्ट वाले सेंटेंस को पकड़ लीजिए, क्योंकि आप बोल रहे हैं, मैं इस समय पाकिस्तान की आवाम को आपके थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा हूं, देख रहा हूं, आपकी गवर्नमेंट जो भी कुछ बोल रही होगी वही आप बोल रहे हैं कि आपने उन टेररिस्ट कैंप को खत्म कर दिया है अपने यहां, काफी हद तक आपका ये कहना। दैट मीन्स टेररिस्ट कैंप थे। मैं टेरर कैंप्स और की ये बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं उन ट्रेनिंग, ऑर्गेनाइजेशंस को जो जिन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मसाइल रहे, वो जिससे जमात दावा है वो प्रैक्टिकली खत्म हो चुकी है, जमात दावा अब वेरी काम गुड, नहीं कर रही। सिमिलरली जो दीगर आउटफिट्स हैं वो अब उस तरीके से यहाँ पे काम नहीं कर रही। जो बहावलपुर में आप लोग उसको एसोसिएट करते हैं, वो एक मदरसा था। आजाद कश्मीर में जहां पर आपने स्ट्राइक्स की वो एक मस्जिद थी। आपने मुरीदके में जो स्ट्राइक्स की वो आप लोगों ने मस्जिद पे स्ट्राइक की। तो वो वहां पर कोई टेररिस्ट की कोई कैंप वहां पर मौजूद नहीं था, वो मसाजिद और मदारिस थे जहां पर आप लोगों ने स्ट्राइक्स की। करेक्ट करेक्ट, लेकिन हमने कम से कम आपको ये बोलना ठीक समझा कि ये हमारे लिए टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप थे, इसीलिए स्ट्राइक करा। हमने ये तो नहीं आपका बोला ना। आपका क्लेम यही है, बिल्कुल। ये हमारा क्लेम, तो क्लेम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। मुझे बताइए कौन सी चीजें आपने खत्म करी, कोई बड़ी बात नहीं। उनके नए नाम, लश्कर ए तैयबा किधर एग्जिस्ट करता है, उसका हेडक्वार्टर मुझे बताइए। ऑफिशियल है, अब हम ऑफिशियल चल रहे हैं। हाफिज सईद कहां पर है, किसका गेस्ट है? मसूद किसका गेस्ट है? लखवी किसका गेस्ट है? कहां है जहां पर बात चल रही है? उससे भी बड़ी बात, आपके फॉरेन मिनिस्टर का ऑफिशियल डिक्लेरेशन, अब बात कर रहा हूं मैं। तो उन्होंने क्या कहा? पहलगांव की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए एक पर्टिकुलर टाइम पर टीआरएफ ने विद इन 12 आवर्स ओन अप किया था आपके यहां से कि भाई ये हमने किया है। और आपके फॉरेन मिनिस्टर के स्टेटमेंट थी ओपन कि उन्हें पूरी रात जगना पड़ा कि यूनाइटेड नेशन के अंदर जो कंडेम किया जा रहा था उसमें से टीआरएफ का नाम किसी तरह हटा दिया जाए, उसका इन्वॉल्व ना किया जाए। क्यों क्यों करेगा एक फॉरेन मिनिस्टर? और सबसे बड़ी बात, उसके और 2 दिन बाद इमीडिएटली टीआरएफ ने बोल दिया कि नहीं जी हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, हमने कहीं कुछ नहीं किया। अगर आप सिचुएशनल बात करें तो आपको नहीं लगता, आप एक सेकंड के लिए ना आप पाकिस्तानी मत बनिए, मेरी इस सेंटेंस को इवैल्यूएट करिए। ऐसा करने का क्या मतलब है? टीआरएफ ने किया नहीं, लेकिन उसने ओन अप करा। ओन अप करते ही उसके बाद आपके मिनिस्टर साहब ने बोल दिया कि मुझे उसका नाम हटाने में पूरी रात लगानी पड़ी। उसके बाद टीआरएफ ने बोल दिया नहीं जी हमने नहीं किया। कोई तो रीजन रहा होगा।
चलिए छोड़ देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आपने अभी अभी थोड़ी देर पहले मुझे बोला अफगान में घानी के टाइम, तालिबान के टाइम। एक बात बता दें हम आपको, अफगानिस्तान के ऊपर क्लेम रिलेशंस अच्छे होने का, क्लेम किसका है? पाकिस्तान का है। मैं उसका अगेन प्रूफ देता हूं। एज अ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पॉइंट ब्लैंक आपकी पार्लियामेंट में कहा ये हमारे अपने लोग हैं, टीटीपी ऐसी हमारे अपने अपने लोग हैं। एक बात, आपके आईएसआई के बॉस वहां पर गवर्नमेंट बना रहे थे डिक्लेयर कर कर, जिसको बोलते हैं, ये जब यूएस वहां से एग्जिट कर रहा था, तालिबान ऊपर आ रहा था। नहीं, सबसे बड़ी ये बात तो मैं, आपका क्लेम है कि गवर्नमेंट बना रहे थे। बिल्कुल, हमारे उस वक्त के आईएसआई चीफ जो हैं जनरल फैज हमीद, वो काबुल गए थे और वहां पर उनकी मुलाकातें हुई थी। उसका बैकग्राउंड था एक, क्योंकि जिस वक्त अशरफ गनी अफगानिस्तान में बरसर इक़्तिदार था, जिस तरह मैंने पहले कहा कि अफगानिस्तान की सरजमीन जिस तरह आज पाकिस्तान के खिलाफ भारत इस्तेमाल कर रहा है, दीगर पाकिस्तान के दुश्मन कर रहे हैं, उस तरह उस वक्त बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रही थी। और पाकिस्तान ने जो तहरीक तालिबान अफगानिस्तान को फैसिलिटेट किया, उसके पीछे भी इंटेंशन यही थी कि अब ये सरजमीन इस्तेमाल ना हो। और अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को गारंटीज दी थी, इसलिए हमने भी ये कहा कि हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन आज माहौल वो नहीं है, ये हमारी मिसकैलकुलेशन थी, ये मैं मानता हूं इसको। वेरी गुड, ये आपके डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा कि ये हमारी गलतियां थी कि हम वेस्ट के लिए इस टेररिज्म को झेल रहे थे, बढ़ा रहे थे, लड़ा रहे थे। वर्ड कोई भी ले लीजिए, उसका मतलब यही निकलता है। आपने एक बहुत अच्छी बात कर दी कि आपके आईएसआई चीफ वहां विजिट कर रहे थे, रास्ता बिल्कुल रख गए। रहे थे। सर, इंडिया से तो कोई नहीं गया। इंडिया से जब कोई गया ही नहीं, दैट मीन्स व्हाट? एंड बाय द वे, इंडिया ने तालिबान गवर्नमेंट को 2021 में रिकॉग्नाइज भी नहीं किया, हमने वो तो उल्टा पाकिस्तान ने भी प्रोटेस्ट नहीं किया। किया। नहीं नहीं, मैं आ रहा हूं। आपका रिकॉग्नाइज करना या ना करना बिकम सेकेंडरी, जब आप खुद ही कह रहे हैं और पूरी दुनिया मानती है कि नहीं, आईएसआई लेकिन चीफ हर हमारे दूसरे उनके दिन। साथ ताल्लुकात की खराबी की बुनियादी वजह यह है, मैं चूंकि तालिबान के साथ बहुत राब्ते में रहा हूं, मैं जी कतर में उनके पॉलिटिकल ऑफिस में भी उनकी लीडरशिप को जो है वो मेरी मल्टीपल मुलाकातें रही। फिर अदरवाइज भी जबीउल्लाह मुजाहिद साहब, सुहेल शाहीन साहब, दीगर इनके जो लीडर्स हैं, इनके साथ मैं बहुत ज्यादा कांटेक्ट में रहा हूं 2021, 22, 23 में। तो उनका यही था पाकिस्तान से गिला, पहला प्राइमरी गिला यही था कि पाकिस्तान हमें फौरी तौर पर रिकग्नाइज करे। लेकिन पाकिस्तान कह रहे थे कि पहले आपने जो कमिटमेंट्स किए आप उसको ऑनर करें, फिर हम आगे चीजों को देखते हैं। और ग्रेजुअली ये बात मैं मानता हूं कि मैं खुद बहुत इस चीज का स्ट्रॉन्ग एडवोकेट रहा हूं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। लेकिन अब भी जो चीजें हैं वो, मैं भी ये समझता हूँ कि 3-4 साल पहले जो मैं कैलकुलेट कर रहा था चीजें, वो ठीक नहीं थी, ऐसा नहीं हो सका। वेरी गुड। आपने अभी बोला ना 2021, 22, 23, 2021, 22, 23 में कौन सा ऐसा इंडियन लीडर जिसने प्रो अफगानिस्तान कोई स्टेटमेंट दी हो, कहीं कोई सपोर्टिंग स्टेटमेंट दी हो, वगैरह वगैरह? हमने हमेशा से, आज भी आज भी इंक्लूडेड, कि हमने कहा था कि तालिबान गवर्नमेंट, तालिबान का जो फंक्शनल तरीका है उसको हम सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और उसका एक बड़ा बहुत मेजर प्रूफ, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के बीच में ना प्रूफ देना जरूरी होता है। प्रूफ क्या है? कि उनका फॉरेन मिनिस्टर आया, उनके यहां से था कि कोई भी लेडी पत्रकार वहां नहीं होगी। इंडिया ने ये बात नहीं मानी, उन्होंने तो इंडिया ने नहीं, डाला अपना पत्रकार। आपने मानी पहली प्रेसर में कोई खातून पत्रकार या जर्नलिस्ट वहां पर मौजूद नहीं थी। उसके बाद जब प्रोटेस्ट हुआ तो अगली प्रेसर के अंदर आप लोगों ने उनको बिठाया, पहली प्रेसर में नहीं प्रोटेस्ट मौजूद किसने थी। किया? प्रोटेस्ट किसने किया? इंडिया ने किया ना, पाकिस्तान ने तो नहीं किया, हाँ जी, इंडियन अफगानिस्तान ने तो जर्नलिस्ट नहीं ने किया। किया, आपकी गवर्नमेंट ने तो नहीं अलाउ किया ना, पहली देखिए प्रेसर में देखिए, नहीं अलाउ सुनिए किया। सुनिए सुनिए, होता पता है क्या है? ये आपका, आपके यहां पर भी सेम प्रोसीजर, मेरे यहां जो विजिटिंग डिग्नेटरी होता है, ये उसकी चॉइस दी जाती है शुरुआत में कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या नहीं करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे वगैरह वगैरह। इसीलिए मैंने आपको मुशर्रफ का एग्जांपल दिया कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अगले दिन होनी थी, उन्होंने एक दिन पहले इस बात को लीक आउट कर दिया कि हम एग्रीमेंट नहीं कर पा। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से समझा रहा हूं, इंडिया ने बहुत पेशेंस दिखाया कि किसी तरीके से तालिबान गवर्नमेंट मॉडिफाई हो जाए, मॉडरेट हो जाए, एंटी वुमेन एंटी चाइल्ड ना हो, वगैरह वगैरह। ज्यादा बड़ी बात, आज आपका, आपके यहां वो जो फीलिंग है कि हम अफगानिस्तान में क्लोज है, अफगानिस्तान हमारे लिए हमेशा से क्लोज था। इट डजेंट मैटर विच गवर्नमेंट कम्स एंड गोज, पाकिस्तान हमें मैटर करता है, चाहे वो मार्शल लॉ में हो, चाहे वो डेमोक्रेटिक लॉ में हो, हमें मैटर करता है। बांग्लादेश हमें मैटर करता है, नेपाल हमें मैटर करता है।
उसी तरह अफगानिस्तान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे हिस्टोरिकल, कल्चरल, एजुकेशनल, हेल्थ, हर चीज में वो हमें मैटर लेकिन करता है। लेकिन कर्नल क्या साहब, फिर ऐसा क्यों है कि जब अफगान तालिबान को अफगानिस्तान में अब बरसर इक्तदार आए, तकरीबन 4 साल से ज्यादा अरसा हो गया है, ऐसे में भारत की उनसे कुर्बत उसी वक्त बढ़ती है जब उनके पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब होते हैं। यस उससे पहले यस मैं खुद इंडियन चैनल्स पे, आप मौजूद होते थे, मैं वहां पर अफगान तालिबान को डिफेंड कर रहा था। आज सिचुएशन मुख्तलिफ क्यों है? आज आप लोग जो है वो उनको डिफेंड कर रहे हैं और मैं उनके खिलाफ क्यों बात कर रहा हूँ? फैंटास्टिक, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है। दिस इज कॉल्ड एज डिप्लोमेसी हैदर साहब, दिस इज कॉल्ड एज नहीं, डिप्लोमेसी। देर इंटरेस्ट आर नो क्या है? ये परमानेंट, इंटरेस्ट है कि देर आर नो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात देर आर खराब हैं। देर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज, इट इज सिचुएशनल। मैं आपको बताता हूं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये मेरा थॉट प्रोसेस है, मेरी सरकार का थॉट प्रोसेस नहीं है, लेकिन बड़ा वैलिडेटेड और कंसिडर्ड व्यू आपके सामने रख रहा हूं। इंडिया के लिए बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान फिर से अफगानिस्तान के साथ क्लोज होकर उन टेररिस्ट कैंप्स को ना चलाए जो वो जमीन मेरे खिलाफ ऑपरेट करती है। हमें ये एक अपॉर्चुनिटी मिली है, एक बात, कि हम टेररिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से अफगानिस्तान की जमीन को पाकिस्तान द्वारा इस्तेमाल ना करने दे। रीजन गिनते जाइएगा, लेकिन बड़े करण वैलिड साहब, रीजन ये है। अपॉर्चुनिटी या आप जो है वो बेसिकली दूसरी अपॉर्चुनिटी मिली कि आपको दोबारा अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने को मिल मैं जाए। आ रहा, यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर राइट। आई एम ये मेरा सेकंड पॉइंट था बाय द वे। आपने, लेकिन उसके वर्ड्स थोड़े से इधर उधर हो गए हैं। चलिए, आप अपने ज्यादा अल्फाज बढ़िया। में बता दें। मैं आपकी बात को बिल्कुल सीधे पॉइंट ब्लैंक बोलने को तैयार हूं। इंडिया ये जरूर चाहेगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशंस में पाकिस्तान की आर्मी अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर लगी रहे, क्योंकि जितनी ज्यादा पाकिस्तान की आर्मी उस जगह कमिटेड होगी, उसका ध्यान इंडिया में टेररिज्म करने में कम होगा। आपकी 9 की 9 कोर, मैं तो ये चाहूंगा एक स्ट्रेटजी के तौर पर कि वो सारी बॉर्डर्स के ऊपर लगे, वो बलूच में भी कमिटेड रहें, वो टीटीपी के साथ कमिटेड रहें, वो अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर कमिटेड रहे, खैबर पख्तूनवा में और इसीलिए आप कमिटेड। लोग बलूचिस्तान में बीएलए जैसी ऑर्गेनाइजेशंस और दीगर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको फंड भी कर रहे हैं, स्पॉन्सर भी कर रहे हैं, वहां पर वेरी टेरर गुड। अटैक्स को चलिए आप लोग चलिए, फैसिलिटेट कर रहे हैं, मैं सिमिलरली मैं टीटीपी को फैसिलिटेट कर रहे हैं ताकि हमारी आर्म फोर्सेस वहां पर एंगेज रहे। ये मैंने आपको एक सेकंड स्ट्रैटेजी, अब थर्ड स्ट्रैटेजी जो आप मांग रहे हैं मैं देता हूं। बलूच को हमने ना कभी सपोर्ट किया और ना ही करते आए हैं हिस्टोरिकली, बट यस, मॉरली वी हैव ऑलवेज बीन सेइंग कि बलूच हैज गॉट अ राइट फॉर देयर सेल्फ डिटर्मिनेशन। ये उनकी चॉइस है, लेकिन आपको ये इवेलुएट करना चाहिए अगर तो सही इसमें में। इसमें करें साहब, बलूचिस्तान तो चले पाकिस्तान का है ना, आपका और हमारा एक बुनियादी अरे जो एक कोर जनाब, दोनों ममालिक तो का ये इशू है वो कश्मीर का है। वेरी गुड। वहां पे आप सेल्फ बलूचिस्तान, डिटर्मिनेशन को पहले क्यों नहीं जो है वो वेरी गुड, करते कि वहां पे वेरी होनी गुड। चाहिए? बलूचिस्तान जिस दिन से आपका हुआ है, उस दिन से आज तक बलूच का एक आदमी बता दीजिए जिसने ये बोला वो आपका है। वो शुरू से लेकर अब तक मैं यही बोलता है। मैं आपको सिर्फ फिंगर टिप्स पे वो लोग हैं जो इंडियन स्पॉन्सर्ड हैं और जो आपकी जबान बोलते हैं। अदरवाइज अगर आप इज्तिमाई तौर पर बात करेंगे तो एक बड़ा नंबर है बलूचीज का जो पाकिस्तान के साथ है। और बाय द वे, एक ये बड़ा मिसकंसेप्शन है इंडिया में, अभी तक मेरा ख्याल ये चीज ही क्लियर नहीं हो सकी। आपको पता है कि बलूचिस्तान में बलूच कौम की आबादी की परसेंटेज क्या है? क्या है? वो पश्तून से कम है। पश्तून मेजोरिटी में है बलूचिस्तान ठीक के है, अंदर आबादी के एतबार से, हिस्टोरिकली भी और आज की डेट में भी। तो जो ठीक आप है। बात कर रहे हैं ना कि जो पश्तून एलिमेंट्स आपसे मौजूद है पूछ वहां रहा है। पे, वो फिंगर पश्तून, टिप्स पे आप गिन सकते हैं उनको। वो बहुत, मतलब वो आटे में नमक के बराबर है, वो मैटर नहीं वेरी करते। गुड। जो बड़ा बड़ा नंबर है वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के साथ माजी में भी खड़े थे, वो आज भी खड़े हैं और वो मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। सर मुझे एक बात बताओ, मैं ये नहीं कहूंगा कि कौन परसेंटेज में ज्यादा है या कम, वो उसकी खबर आपके पास ज्यादा अच्छी होगी, क्योंकि मैंने इसके ऊपर रिसर्च नहीं करा, सच बात ये है। लेकिन फिर भी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, सबसे ज्यादा आर्मी के ऊपर अटैक बलूचिस्तान में क्यों हो रहे हैं? वो जो फिंगर टिप्स पे 4-6 लोग आपके हिसाब से मेरे ट्रेंड हैं, मेरे फंडेड हैं, वो 6 लोग इतने ज्यादा इफेक्टिव हो गए कि आपकी वो ट्रेन के ऊपर भी अटैक कर लेते हैं, आपकी कॉन्वॉइस के ऊपर अटैक कर लेते हैं, आपके लोगों को, वो आर्मी के लोगों के कपड़े उतरवा लेते हैं, ये कर दिया वो तो फिंगर टिप्स। इज इट पॉसिबल?
हैदर साहब एक कदर साहब, निष्पक्ष होकर, आपकी ये बात निष्पक्ष दुरुस्त है, होकर, आपकी ये बात दुरुस्त है कि बलूचिस्तान के अंदर हमारी आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर मल्टीपल अटैक्स हुए और गुज़िश्ता कुछ अरसे में उस पर बड़ी शिद्दत आई है। लेकिन मैं आपको बड़े वसूख से बता रहा हूं, हकीकतन वो नंबर उन लोगों का जो बलूचिस्तान में आजादी की डिमांड करते हैं, या जो मैं बार बार बात कर रहा हूं, जिनको भारत फंड करता है, और मैंने तो ये मल्टीपल टाइम्स आपके लोगों की जबान से सुना है कि हम लोग करते हैं, हाँ हम करेंगे और करते रहेंगे। ठीक है, ये चीजें तो मैंने एक मल्टीपल ऑफिशियल, टाइम सुनी है आप लोगों की जबान एक से भी। तो वो एक एक हकीकतन वो ऑफिशियल, नंबर बहुत कम है। एक ऑफिशियल स्टेटमेंट मेरे गवर्नमेंट की, किसी नहीं, ओहदेदार की, आप बता दीजिए। आपके आप टीवी आपके चैनल की एनएसए बात मत आपके करिए, एनएसए मैं अजित देने को डोभाल जो तैयार है, हूं। अजित डोभाल मैं वो अभी, सर सर मैं आपके शो पर ये बोल तो रहा हूं कि इंडिया शुड, ये मेरा सोच है, मेरी सरकार का सर, नहीं, इंडिया इंडिया शुड, इज नो इंडिया इज नहीं है, करेक्ट। क्यों? क्योंकि आपने वो जो फंडिंग की बात करी, ये आपको भी मालूम है, टेरर फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग में पाकिस्तान से बढ़कर दुनिया का कोई कंट्री नहीं है, पहली बात। सर, ये और भी आपके सर 22 इसका बैंक्स टेरर प्रूफ इसका फंडिंग में इन्वॉल्व रहे। प्रूफ इसका उसमें प्रूफ भारत की खुशकिस्मती ये थी कि पाकिस्तान अपने हालात में इतना घिरा हुआ था कि हमने उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी, वरना 2021 या बस 22 में मुझे याद है आपके 22 बैंक टेरर फंडिंग में इन्वॉल्व पाए गए थे। हम लोगों ने कोई सर, प्रोपेगेंडा ही नहीं किया, ये हमारी गलती है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं इसको। नहीं नहीं, मैं मना नहीं कर रहा, मैं तो इसीलिए बोल रहा हूं कि आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड और एक्सपर्ट इस टेरर फंडिंग में कोई नहीं हो सकता, इसलिए पॉजिटिव पार्ट, कॉम्प्लीमेंट, नहीं नहीं, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट टू पाकिस्तान, कि अगर अगर इंडिया ये कर रहा होता तो पाकिस्तान मिनटों में उसको प्रूव करता और इंडिया को एफएटीएफ में डलवा देता। सर, अगर वाली तो बात ही नहीं है, इंडिया डेफिनेटली ये कर रहा है। मैं तो कह रहा हूं हमारे एंड से ये गलतियां रही है, हम लोगों को करना चाहिए था, हमने नहीं किया। बहरहाल क्या, सब आगे बढ़ते हैं, मेरा तो फिर ख्याल है आप कि अब एफएटीएफ में क्यों आए? थोड़ा सा तो इसको आप भी डिस्कस। एफएटीएफ में क्यों आए? आप एफएटीएफ में क्यों आए? मैं तो चार कह रहा हूं साल क्यों आपका आए? आपका आप देखें, मैंने तो इस चीज को पहले भी एक्सेप्ट किया, आपने मेरे ख्याल तब मेरी बात नहीं सुनी कि हम लोग इस हवाले से हमारी स्ट्रेटजीज नहीं की कहीं माजी के अंदर। अब हम लोगों ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया है। हम लोगों को माजी में जब जब मौका मिला, जब हम भारत को इंटरनेशनली एक्सपोज कर सकते थे, हमने नहीं किया अच्छे तरीके से। ये हमारे यहाँ ये गलतियां की हैं हम लोगों ने माजी में। अब हम लोगों ने इसके ऊपर थोड़ा सा काम करना शुरू किया है। भारत करने से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि एक मतलब फिर राजनाथ सिंह वो कभी जो है वो साउथ की तरफ बातें करते हैं, कभी सिंध को, कभी सरक्रीक का इशू, और फिर आपकी जो अभी त्रिशूल जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस थी वो भी उसी बेल्ट में आप लोगों ने सारी की। अब फिर आपके जो आर्मी चीफ है वो भी जिस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, आपको लगता है कि ये सिर्फ डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए चीजें हैं, या मुस्तकबिल के अंदर एक मरतबा फिर पाकिस्तान और भारत एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं? हैदर साहब, कोशिश करिएगा, जो बात मैं बोल रहा हूं अपने कॉन्टेक्स्ट में उसको देखिएगा। कोई भी प्रोफेशनल आर्मी पूरी दुनिया में एक्सरसाइज करती है, क्योंकि एक्सरसाइज करने, एज अ फौजी मैं आपको बता रहा हूं कि जितना हम एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं, और ये बड़ा अच्छा सेइंग है, द मोर यू स्वेट इन पीस द मोर ब्लड यू विल सेव इन वॉर। ये इसीलिए कहा जाता है, पाकिस्तान की हो चाहे दुनिया की हो चाहे मेरी हो, हर आर्मी चीफ का, हर आर्मी कमांडर का एक होल सोल एम ये जरूर होता है। जैसे आपने सर क्रीक की बात करी, मैंने सर क्रीक की एक्सरसाइज 94 में करी है, बाय द वे, इस लेवल की, कमांड हेडक्वार्टर लेवल की जिसको बोलते हैं। इस बार ट्राई सर्विसेज की है। ट्राई सर्विसेज क्यों? क्योंकि अब हम अगर थिएटर कमांड्स बना रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं एक्सरसाइज ज्वाइंटली करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, आपके यहाँ ये भी चला कि जी सरक्रीक में एक्सरसाइज आ रही है, आपकी तरफ चलते चले आ रहे हैं, हमारे तो लोग वापस भी आ गए सर। वी हैव नो एम। नहीं सर, हमारे यहाँ सिर्फ ये चला नहीं, उन्हीं दिनों में राजनाथ सिंह की जो स्टेटमेंट्स थी उनकी वजह से यहाँ पर ये डिस्कशन हुई कि क्या भारत की ऐसी कोई इंटेंशन है। यस यस, आप कृपया कर कर रिवाइंड करिए राजनाथ की स्टेटमेंट, और उसमें एग्जैक्ट वर्ड पकड़िए, क्योंकि वर्ड्स पकड़ना मीनिंग निकाल कर देगा। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान ने किसी भी तरह की कोई जरूरत सर क्रीक एरिया में करी, बात खत्म हो गई। अगर करी आपने कुछ तभी तो। अच्छा चलो, एक बात बताओ, कौन सा ऐसा एक इंसिडेंस है जिसमें के इंडिया ने आपके ऊपर अटैक किया हो, कभी भी? चाहे कारगिल ले लो, 47 ले लो, 71 ले लो, कहीं पर भी, किसी भी फोरम में। आपके यहां सबसे ज्यादा फेमस है कि 71 वॉर हमने करी, हमने नहीं करी। मैं 65 आपको भी बड़े, हम तो 65 पे भी कहते हैं आप लोग हमलावर हुए थे।
अरे सर, मैं तो अभी भी बोलने ही वाला हूं। हमने आपको एक ये इंफॉर्मेशन सीक्रेटिवली लीक करी थी कि हम इस तारीख को, 3 तारीख के बजाय 6 तारीख को हम अटैक कर रहे हैं। आपने 3 तारीख को अपने जहाज भेज दिए, पूरी वर्ल्ड फोरम में आप फंस गए कि भाई साहब अटैकिंग फोर्स कौन थी। फिर तो उसके बाद रिप्लाई वाली बात हो गई ना। देखिए, चले, इसी तरह अगर पहलगाम। आप चूंकि मिलिट्री में सर्व कर चुके हैं, मैं इसमें आपके साथ इसलिए बहस नहीं करूंगा क्योंकि नहीं नहीं इसकी नहीं, ये माजी में बहस का क्या टॉपिक नहीं हुआ है। है ये मुझे बहस उसकी उतनी इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए मैं उसके ऊपर तो आपके साथ डिबेट नहीं करूंगा। लेकिन करें साहब, अभी अभी जो सिचुएशन है, आपको लगता है ओके कि ये आजम जो भाई। बातें हो रही है ये डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए है, या हकीकत में दोनों ममालिक एक और कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं? अगर अगर एक सेकंड के लिए आप बात कर रहे हैं सर, क्रीक, त्रिशूल और ये सारी एक्सरसाइज जो हो रही हैं, वो क्यों, और इसके बदले में एक हमारा डिफेंस मिनिस्टर स्टेटमेंट क्यों दे रहा है? वो इसलिए दे रहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान सक्सेसफुली, वर्ड ले रहा हूं, सक्सेसफुली प्रोपोगंडा कर पा रहा है कि उसमें बहुत कुछ करना है, वो ये कर देगा, वो कर देगा, ऐसा कर देगा, और जब ग्राउंड पर करे या ना करे, बट इंडियन आर्मी जो अपना काम कर रही है, उसको उसकी गवर्नमेंट अपने पब्लिक तक ले जा रही है कि हमारी तैयारी। आप ये जो सरक्रीक बोल रहे हो, सरक्रीक पर क्यों? आपने वो जो 3 होवरक्राफ्ट वहां लगाए, वो क्या पीस मिशन के लिए लगाए हैं? आप बता दीजिए भाई। एक्सरसाइज उसके बाद ही तो आई, पहली बात। और बाय द वे, क्योंकि मैं ये एक्सरसाइज कर चुका हूं, ये वो एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि नाइट मेयर होता है हमारे लिए ऑर्गेनाइज करना, जिसमें कोऑर्डिनेशन करना। और सर क्रीक में तीनों सर्विसेज, अगर आपको लग रहा हो कि वो सीधे अंदर घुसती चली जाएंगी, आपको भी मालूम है 126 किलोमीटर में फ्रंटेज में कौन कितना जा सकता है। मैं आपको एजुकेट नहीं कर रहा हूं। ज्यादा बड़ी बात यह है, हर सरकार इस बात को अपनी आवाम के बीच में प्रूव करती है कि उसको, उसकी तैयारी को, उसकी डिफेंस फोर्सेस को पूरी पूरी तरह से तैयार रखा जा रहा है कि कहीं पर किसी भी तरह की कोई गलत हरकत होती है, यानी अभी पाकिस्तान आपको द्वारा। कोई ऐसी इंटेंशन दिखाई नहीं दे रही कि मुस्तकबिल में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो? अभी अभी जो कुछ हो रहा है ये मैं मतलब रूटीन के मैं मेरे को एक्सरसाइजेस हैं दिखाई नहीं दे और रही, रूटीन के मामला हैं? मुझे दिखाई नहीं दे रही, मुझे पूरा पूरा विश्वास है, मेरे को पूरा पूरा भरोसा है कि इंडियन आर्मी, डिफेंस फोर्सेस, इंडिया एज अ कंट्री विल नेवर लाइक टू इन्वेड पाकिस्तान, अच्छा, नेवर ठीक। एवर। बट एट अच्छा, द करें सेम साहब, टाइम, मुझे नहीं, मेरा, अच्छा, बट एट द प्लीज सेम प्लीज टाइम, प्लीज प्लीज बट कंप्लीट करें। एट द सेम टाइम, हमारी लड़ाई, हमारा कन्फ्लिक्ट आपके यहां से एमिनेट करने वाली टेररिज्म पर है। उस टेररिज्म के साथ अगर लश्कर खड़ा होगा, टीआरएफ खड़ा होगा, उसे मार गिराया जाएगा। लश्कर और टीआरएफ को अगर आईएसआई सपोर्ट करेगा तो ये अटैक आईएसआई पर जाएगा, अगर आपकी आर्मी करेगी तो ये अटैक आपके आर्मी पर जाएगा। हमारा आपकी आवाम ठीक से हो गया। कहीं कोई चलें, किसी तरह ये तो की एक ऐसी कोई दुश्मनी डिबेट नहीं। है जिसमें फिर मैं आपकी तरफ उंगलियां उठाऊंगा, आप मेरी तरफ उंगलियां उठाएंगे। मैं अभी उंगली मुझे नहीं करें उठा साहब ये भी रहा। बताइएगा कि अभी रिसेंटली रशियन प्रेसिडेंट ने भारत का दौरा किया, और मैं मुसलसल इंडियन टेलीविजन पर ये देख रहा था कि जी इस दौरे में S-500 की डील होगी, इस दौरे में Su-57 जो है वो भारत अब लेने जा रहे हैं रूस से, उसके उससे उसके ऊपर जो है वो MOU साइन होंगे। लेकिन ये दोनों चीजें नहीं हो सकी, उसकी क्या वजह है? या तो अगर ये चीजें हुई है, इसको कॉन्फिडेंशियल रखा है आप लोगों ने, या ये वाकईतन डिस्कस ही नहीं हुई अभी? नहीं, इस तरह की चीजें कॉन्फिडेंशियल आप 1 2 3 दिन रख लेंगे, इससे ज्यादा नहीं रख पाएंगे। बड़ी जिम्मेदारी वाली बात है। SU-57 क्यों डिस्कशन में आया? इसलिए आया कि रशिया ने उसे ऑफर किया था, उसने उसके सोर्स कोड के लिए ऑफर किया था, उसने 57 को मेक इन इंडिया के तहत मैन्युफैक्चरिंग के लिए ऑफर किया था। इसलिए मेरी मीडिया, मेरे एनालिस्ट इस बात की तरफ देख रहे थे कि शायद पुतिन साहब इससे रिलेटेड कुछ बढ़ चढ़कर कहे, क्योंकि अगर बढ़ चढ़कर कहना होता तो फिर तो ट्रंप ने F-35 भी बोला था, फिर तो वो वाली बात को भी लेना चाहिए। देखिए, दूसरी कंट्री क्या ऑफर कर रही है वो उसकी इंटेंशन दिखाता है। S-500 के ऊपर हमारा कभी भी कोई खरीदने का क्लेम नहीं है। हम जो नेक्स्ट 5 स्क्वाड्रन खरीदने की बात कर रहे थे, दैट वाज अराउंड S-400 ओनली। S-500 अगेन, वी डोंट वांट टू बाय इट, वी वांट टू मैन्युफैक्चर इट। और अब आगे बात कि ये दोनों बातें नहीं हुई, मान लीजिए मेरी बात, किसी भी तरह की जो स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट, निश इक्विपमेंट होता है, उसको लेने में 1 साल 2 साल नहीं लगते हैं, सालों साल डेफिनेटली लगते टाइम लगता है उसमें, हैं, टाइम टाइम लगता है, लगता क्योंकि है। दोनों कंट्रीज के इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं। ब्रह्मोस बनाते बनाते हमें टाइम लगा ना,
लेकिन ब्रह्मोस वाज अ सक्सेसफुल यानी एक्सपेरिमेंट। यानी आप इसीलिए समझते हैं कि मुस्तकबिल में Su-57 भी और S-500, चूंकि उसमें तो रशिया ने आपको ऑफर भी किया कि वो टेक्नोलॉजी शेयर करेगा, कुछ चीजें उसकी भारत में प्रोडक्शन उसकी हो और कुछ चीजें वो रशिया आपको प्रोवाइड करेगा, तो मुस्तकबिल में इस ये सब कुछ होगा। इस समय इंडिया की जो टॉप प्रायोरिटी है, वी वांट टू मेक द सुपर सुखोई 30, क्योंकि सुखोई के ऊपर हमारा जमाव, हमारा कंट्रोल अच्छा है। हम उसे सुपर ले जाना चाह रहे हैं। अच्छा, फिफ्टी जरा सा सेवन मुझे ये तो रिक्वायर्स। बताइएगा, आपने अभी अभी F-35 का जिक्र भी किया, मतलब भारत के पास दोनों ऑप्शंस हैं। आप F-35 की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है, उसकी मेंटेनेंस भी आपको जो है वो थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ती है। उसकी निस्बत आपकी, वैसे आपका मशवरा क्या होगा अगर कर्नल शैलेंद्र सिंह ने ये फैसला करना हो कि F-35 लेना है या सुखोई 57 लेना है, आपको क्या लगता है कि भारतीय फजाइया को दोनों में से किसको प्रेफर करना चाहिए? आउटराइट एक सिंपल लाइसेंस, F-35 इज आउट। इसलिए नहीं, इसलिए नहीं कि वो बेहतर जहाज नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा, उसकी काबिलियत अपनी जगह ठीक है। मेरे को पसंद नहीं है, मेरी मर्जी। मैं क्या करूं? ये मेरी मर्जी है कि मुझे वो पसंद नहीं है। मुझे वो कंट्री पसंद नहीं है क्योंकि वो रिलायबल नहीं है। मुझे वो कंट्री पसंद नहीं है क्योंकि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के बदले में काफी कुछ मांगता है। आज अच्छा, नहीं और तो अगर कल। अगर अगर कल को, वैसे तो चलें कंपैरिजन नहीं है, 4.5 जनरेशन और 5th जनरेशन के जहाज है, रफाल हो जाए या सुकोई 57, वैसे आप आपको लगता है कि फ्रांस की निस्बत माजी में भी आपको रशिया का जो है वो रुख करना चाहिए था, क्योंकि फ्रांस ने तो आज तक आपके साथ सूस कोर्स किसी भी तैयारी की शेयर नहीं किया जो आपको देता रहा वो, और इंक्लूडिंग रफाल्स। दैट इज द एग्जैक्ट रीजन, दैट इज द एग्जैक्ट रीजन कि हम फ्रांस को ये जरूर दिखाएंगे कि भाई साहब हम 57 के साथ मैन्युफैक्चरिंग कर लेंगे। राफेल राफेल भी हमारे साथ बात कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग की। ऐसी बात नहीं है। ये वही है अमेरिका जो हमें GE-414 या 404 इंजन दे रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं दिया है। वही कंट्री है जो कहने के लिए दिख रहा है कि हमारे और उनके डिफरेंसेस हैं, लेकिन अभी अभी उसने हमारे साथ हेलीकॉप्टर की मेंटेनेंस डील को, 7,000 करोड़ की डील को हाँ करा है। उसका जो ट्रेड डेलीगेशन है कल रात को यहाँ आया हुआ है। इस समय वो बैठ के डिसाइड कर रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। देखिए, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में एक बहुत बड़ी चीज होती है प्रेशर। एवरीबडी क्रिएट्स प्रेशर। मैं भी राफेल के ऊपर ये प्रेशर डालूंगा कि जनाब मेरे को तो सोर्स कोड के बिना मेरा काम नहीं चलेगा। मेरे को तो अगर मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो करनी है। और मेरे लिए एक बहुत बड़ा फायदा है, अगर मैं सुपर सुकोई बना रहा हूं, 57 को इंटीग्रेट करना मेरे लिए उतना आसान पड़ता है। लेकिन अपने आप में, क्योंकि एक नई टेक्नोलॉजी की बात है वर्सेस एक इंडिया का कंसेप्ट रहा है कि वी हैव अ मिक्स ऑफ इक्विपमेंट। मिक्स ऑफ इक्विपमेंट में सबसे बड़ा फायदा यह है, दुश्मन देश आपकी कोई भी एक चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। जब आप उसके सामने मल्टी 10 तरीके के जहाज लाएंगे, किस जहाज को कैसे इस्तेमाल किया जाए, किसको आगे रखा जाए, किसको कैसे, किसके अंदर क्या फिटिंग्स करी जाए, ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिशियल प्रूव हुआ है। और इसी से हमारा सबसे बड़ा जो नॉन अलाइनमेंट का है, सेलेक्टिव अलाइनमेंट का है, हम उसके ऊपर कायम है कि हमें यूएस के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं होना है तो क्या हुआ, बट हम रशिया के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं है। क्योंकि अगर मेजॉरिटी इक्विपमेंट ठीक है रशियन है, 60% है, बट 40% को और बढ़ाकर हम चाहेंगे कि हमारा मेक इन इंडिया में कौन साथ दे रहा है, हम उसके साथ चले। आई थिंक इट्स अ वेरी फेयर वन। ठीक हो गया। आखिर में करण साहब ये बताइए, क्योंकि आपका मेरा अक्सर टाकरा जो है वो भारतीय चैनल्स पर ही होते हैं, वहां पर इकट्ठे होते हैं, आमने सामने बैठते हैं, बातें करते हैं। ये जो मे का कॉन्फ्लिक्ट था उसमें इंडियन मीडिया बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुआ। आपने मल्टीपल वीडियोस देखी होंगी जिसमें बहुत फेक क्लेम्स थे। आप लोगों ने लाहौर पर कब्जा कर लिया, उन वीडियोस में कराची पर कब्जा हो गया, पता नहीं किधर किधर वो जो है वो विक्रांत का इस्तेमाल हो गया, कराची की बंदरगाह पर ब्राह्मोस मार दिए मेजर गौरव आर्या साहब ने, और बड़ा बड़ा कुछ हुआ। तो ये जो रोल भारतीय मीडिया का रहा है, आप अ, वैसे मतलब न्यूट्रली क्या उस पर कमेंट करेंगे? ये ठीक थी चीजें जो हुई हैं? इट इज अनफेयर। इट्स वेरी सिंपल। इट इज अनफेयर। इट इज अनफेयर कि मीडिया एक उस चीज को प्रोजेक्ट करे जो नहीं हो रही है। मीडिया का काम है उस चीज को बढ़ाकर जरूर पेश करे, बट उसका ये मतलब नहीं होता है कि जैसे आप बता रहे हैं कि लाहौर पर कब्जा हो गया है। डेफिनेट आई वाज पार्ट ऑफ दैट शो, बाय द वे, जब जिसने भी ये डिक्लेयर किया था। और मैंने उस एंकर को उसी में समय कहा था कि ऐसा होना
पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप कह रहे हो तो इसका जवाब यह है कि ऐसा करना इम्पॉसिबल नहीं है। सो अपने आप में आप गौरव आर्या की बात करें, किसी और की बात करें, दोज आर इंडिविजुअलिस्टिक व्यू। देयर इज नो सिस्टम, एब्सोल्युटली नो सिस्टम कि कर्नल शैलेंद्र सिंह को यह पता चल जाएगा कि इंडियन आर्मी क्या प्लान कर रही है, कहां तक जा चुकी है, कहां तक नहीं जा चुकी है। मैं आपको जिम्मेदारी से इसलिए कह रहा हूं, कारगिल में मैं भी था बटालिक में, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि टाइगर हिल वाली साइड क्या हो रहा है, मशकों में क्या हो रहा है, द्रास में क्या हो रहा है। यू आर कंसंट्रेटिंग ऑन योर एरिया एंड बिल्कुल ठीक। सेम गोज फॉर द कंट्री। मीडिया, देखिए अल्टीमेटली मीडिया उस समय कर क्या रहा था? मीडिया वो बेचने की कोशिश कर रहा था जो इंडियन पब्लिक चाह रही थी, और हो। जैसे जब सीज फायर हुआ तो सबसे पहले क्या, एक दिन और होना चाहिए था, 2-4 दिन और होना चाहिए था। दे डोंट अंडरस्टैंड इंडिया एज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल कंट्री। मान लीजिए मेरी बात, एपी सिंह ने कितनी बढ़िया बात करी दुनिया में कि दुनिया को लर्न करना चाहिए इंडियन आर्मी से हाउ टू एग्जिट अ कॉन्फ्लिक्ट, इससे पहले कि आपका रूस और ज्यादा यूक्रेन की नुकसान हो तरह फंस जाओ। जाए। आप फंस जाओगे, आप फंस ठीक है जाओगे। कर्नल साहब थैंक यू वेरी मच, बड़ा मजा आया आपके साथ गुफ्तगू करके। इख्तलाफात तो काफी चीजों पर है, लेकिन मेरी कोशिश हुई कि मैं मैक्सिमम आपका पॉइंट ऑफ व्यू, जो आपका अप्रोच है, मैं उसको पब्लिक तक पहुंचाऊं। आपको काउंटर कम किया और वजह यही थी कि आपकी अप्रोच जो है उसको जो है वो पब्लिक तक पहुंचाया जाए। फिर किसी दिन बैठेंगे दोबारा, इन इश्यूज पर गुफ्तगू करेंगे और कोशिश करेंगे कि पॉजिटिव चीजें वो सामने आए। दोनों ममालिक हमसाए हैं, हम लोगों ने एक लंबा अरसा आगे भी साथ गुजारना है, तो उसके लिए जरूरी है कि अच्छे ताल्लुकात भी हों और उसमें हम जो किरदार अदा कर सकें वो हम अदा करें, ना कि हम जंग को हवा दें, हम ताल्लुकात की खराबी की तरफ जाएं, चीजों को बेहतर करने की कोशिश की जाए। एक मरतबा फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल साहब। नाज़रीन, कर्नल शैलेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू उनकी आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।